हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज दूसरे अंक में हम देखेंगे दूसरा सेट, प्रैक्टिस सेट। ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है लगातार डिस्कशन के साथ। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं, क्योंकि ये फुल्ली फ्री है, निःशुल्क है। दोस्तों चलिए पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखते जाएं। पहला प्रश्न कहता है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी, ये बीसीजी कहलाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं खसरा, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस। 4 तरह के ये रोग है जिसके लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है या नहीं, ये आपको चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे खसरा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा खसरा। दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। दूसरा नंबर जो सवाल है, देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है ये बताना है। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है। ग्रह कितने प्रकार के हैं, ये 8 प्रकार के हैं, इसे याद रखना है, बहुत इजी है। एक प्लूटो ग्रह था जिसे आप लोग जानते होंगे, प्लूटो। ठीक है, इसे 2006 ईस्वी में ग्रहों के लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, तो प्लूटो नहीं है अभी। ऐसे इसको मिलाकर 9 ग्रह रखा जाता था, लेकिन अब ये 8 ग्रह ही है। तो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोला जाता है, जिसके कारण ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल, तीसरा नंबर कहता है, देखिए तीसरा नंबर सवाल कहता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आप जानते होंगे, एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, और ये बनता किस चीज़ से है, बैक्टीरिया या फिर कवक या फिर प्रोटोजोआ या फिर शैवाल, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आप देख लें, ये कवक होगा। ठीक है, कवक पेनिसिलिन जो दवा है, ये कवक के द्वारा बनाया जाता है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल, चौथा, देखिए सवाल यहाँ पे देखें, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। अवशोषित जो नहीं किया जाता है ये बताना है, अवशोषित किया जाता है ये नहीं बताना है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, हमेशा ध्यान से पढ़ लें, बाद में चल के पछतावा ना करें, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, जो अवशोषित नहीं किया जाता है वो रंग बताना है। तो लाल रंग जो होता है, सॉरी, हरा रंग जो होता है ये अवशोषित नहीं किया जाता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि इसमें पहले से ही हरा सेगमेंट होता है, पिगमेंट होता है, इसलिए क्लोरोफिल जो होता है वो हरा को अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल यहाँ पे देखें, अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान, पीएच मान की अगर हम बात करें, पीएच मान की अगर हम बात करें तो 7 जो होता है ये उदासीन का सूचक है। ठीक है, 7 जो होता है ये उदासीन का सूचक होता है। अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो इसे अम्ल बोला जाता है, अम्ल की यह श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अम्ल की श्रेणी में। और 7 से अधिक अगर रहे, 7 से अधिक अगर रहे तो ये क्या चल जाता है, क्षार की श्रेणी में। ध्यान देना है, क्षार की श्रेणी में चल जाता है। और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो अम्ल का बात पूछ रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा। तो 7 से कम ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। एक और चीज़ जान लें, ये पानी जो होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है,
शांत होता है, याद रखना है इस चीज़ को। और उदासीन होता है, पीएच मान का जो प्रकृति कर सकते हैं ये उदासीन होता है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 होता है। अगले नंबर सवाल पे चलेंगे हम लोग। देखिए 4 ऑप्शन हैं यहाँ। देखिए दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है, ये प्रतिक्रिया नहीं प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है। तो दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है ये बताना है। देखिए रासायनिक प्रक्रिया, यहाँ भी सारा प्रक्रिया होना है, प्रक्रिया, ठीक है। तो भौतिक प्रक्रिया तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3 चीज़ें तो होगी नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। दही का जमना जो होता है वो रासायनिक प्रक्रिया का सूचक होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें, हर क्वेश्चन को एक एक करके प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसे बनाएं। अगर नहीं बना सकते हैं तो एक एक चीज़ों को आप देखें और नोट जरूर करें। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उसको जरूर आप देखें। अगले नंबर सवाल पे चलें। 7वां नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 7वां नंबर सवाल देखिए यहाँ कहता है निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के बारे में सबसे पहले आप निकट दृष्टि दोष के बारे में जानें। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, दूर की चीज़ें जो होती है वो नहीं दिखती है, याद रखना है ये सब, ये चीज़ों को याद रखना है। दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, दिखती है, ठीक है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। इसे दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस, ठीक है। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखती है, पास की चीजें नहीं दिखती है, या निकट की चीजें नहीं दिखती है, पास की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है, पास की चीजें नहीं दिखती है दीर्घ दृष्टि दोष में। और इसे दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा इसे दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को क्या कहते हैं, तो इसे दूर दृष्टि दोष के रूप में जानते हैं। हर पॉइंट को आप नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, क्योंकि यह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों हर वीडियो को देखें, फुल्ली डिस्कशन के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। 50 प्रश्नों का जीएस का सेट है, हर रविवार को हिंदी का सेट आएगा, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं अगले नंबर सवाल पे। 8वां नंबर सवाल यहाँ पे देखें, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। स्पेक्ट्रम अगर आप देखते हैं या फिर पढ़े होंगे तो इसमें आप देखे होंगे स्पेक्ट्रम में जो सबसे ऊपर का रंग होता है वो लाल रंग का होता है और बीच में जो होता है वो हरा होता है, याद रखना है। लाल जो होता है ये सबसे ऊपर होता है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल देखें, यहाँ पे कहता है सौर सेल परिवर्तित करती है, ठीक है, क्या परिवर्तित करती है, ध्यान से देखें। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ये तो नहीं होगा। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा क्योंकि रासायनिक ऊर्जा तो होता नहीं है। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये होगा। सौर ऊर्जा जो होता है, सौर सेल जो होता है, सौर सेल का जो काम होता है वो प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। तो ये आसान है सवाल लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 10वां नंबर सवाल। हर प्रश्न को आप सही से समझते जाएं। देखिए बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था।
प्रथम सत्याग्रह की इसे संज्ञा दिया गया है, किस स्थान से शुरू किया गया था? तो बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे, कितने बार भी आप पढ़े होंगे, यह चंपारण है। चंपारण सत्याग्रह आप जानते होंगे। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। इसमें राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के थे, राजकुमार शुक्ल ये बिहार के थे, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जो थे ये बिहार के थे और इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी भारत आए थे। अब चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ था? तो यह नील खेती के विरोध में हुआ था। इसको बोला जाता है नील खेती के विरोध में, ठीक है। नील की जो खेती होता था उसके विरोध में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यानी कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो नील खेती के विरोध में किसानों ने किया था। और किसानों के तरफ से राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, बिहार के थे, महात्मा गांधी ये चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। 1917 ईस्वी में यह हुआ था। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अंतिम अफगान सुल्तान याद रखना है, अफगान सुल्तान की बात यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाऊद खान कर्रानी, ठीक है। दाऊद खान कर्रानी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल, यहाँ देखें, क्वेश्चन आसान है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ये बच्चों वाला प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कराया जा रहा है। तो यह दैनिक गति के कारण होता है। दैनिक गति के कारण ही ऐसा संभव होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण यह 24 घंटे में, पृथ्वी जो होता है वह अपनी धुरी पर घूमता है 24 घंटे में, ठीक है। अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमता है, ठीक है। इसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाता है, अपनी दूरी पर घूमता है। और पूरे सूरज का जो चक्कर लगाता है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है सूरज का एक परिक्रमा, ठीक है। सूरज का एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में यह पूरा करता है पृथ्वी। तो इसे वार्षिक गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वार्षिक गति के नाम से हम लोग जानते हैं, वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। जबकि जो 24 घंटे में पूरा करता है इसे दैनिक गति के नाम से जानते हैं। हर चीज़ों को आप समझते जाएं। वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे देखें। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा हो रही है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर और यमुना नदी पर। तो हम लोग सब पढ़ें, यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर प्रश्न को आप ध्यान से देखें। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, पॉज करके आप इसे बनाते जाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ और ये कैसा लगा। इस तरह से आप ज़रूर हमें बताएं। 14 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर का जो निर्माण किया गया था, बसाया गया था, ये 1504 ईस्वी में बसाया गया था। और 1504 ईस्वी में उस समय लोदी वंश का शासक था, लोदी वंश का शासन था, ठीक है। लोदी वंश जो है वो सल्तनत काल के अंतर्गत आता है, सल्तनत काल, ठीक है। इससे क्या कहा जाता है? सल्तनत काल कहा जाता है, क्योंकि 1206 ईस्वी से सल्तनत काल की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। शुरुआत जो हुआ था वो गुलाम वंश से हुआ था, जिसकी स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में। और लोदी वंश जो है यह अंतिम वंश है। ये अंतिम वंश भी इसे कह सकते हैं।
अंतिम वंश भी इसे कह सकते हैं, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश था। इसके बाद मुगल काल का आरंभ हो जाता है, इसके बाद ही मुगल काल का आरंभ हो जाता है। मुगल काल का आरंभ हो जाता है। मुगल काल का जो आरंभ होता है, इसकी स्थापना कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि मुगल काल के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये बाबर थे, जो कि 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, इसको याद रखना है, इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल काल की स्थापना किए थे। चलिए, तो आगरा शहर को जो बसाया था यह सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में बसाया था। डिस्कशन कैसा लगता है इसे जरूर आप हमें बताएं। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। देखिए, अगला नंबर सवाल कहता है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कर्णित शब्द है सत्यमेव जयते, किस संदर्भ में लिए गए हैं? संदर्भ से लिए गए हैं, ये बताना गया। संदर्भ से लिए गए हैं, ये बताना है। पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। तो आप जानते होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ उत्कीर्ण है आपको पता होगा, अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ में। ठीक है, अशोक स्तंभ के निचले हिस्से पर सत्यमेव जयते लिखा गया है, याद रखना है इस चीज को। चलिए, अगला नंबर सवाल देखिए। सवाल है बिहू एक पर्व है जो कहाँ का उत्सव है ये बता रहा है। निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू बहुत फेमस है ये, असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल। ध्यान से देखें, उड़ीसा, बिहार, बंगाल तो नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ये सही जवाब हो जाएगा, बिहू असम में मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल यहाँ पे देखें, कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हो रही है, तो नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जबकि 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय। ठीक है, 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि प्रथम 1930, 1931, 1932, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये लंदन में हुआ था। यहाँ पे ध्यान देना है कि 1930, 1931, 1932 जो गोलमेज सम्मेलन किया गया था यह लंदन में किया गया था और कांग्रेस ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, और कांग्रेस के तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, कांग्रेस कब इसमें भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया था और इसके प्रतिनिधि जो थे महात्मा गांधी थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को भी याद रखना है, हालांकि तीनों को याद रखना है। तो कांग्रेस, महात्मा गांधी ये याद रखना है जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और पूना एक्ट भी याद रखना है जो कि 1932 ईस्वी में किया गया था। गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें, आप पढ़े होंगे, आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। अब देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए सुवर्णरेखा, सोन नदी, गंडक नदी, कोशी नदी, 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वो सवर्णरेखा है। सवर्णरेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पे सोन नदी ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। यह जो उद्गम स्थल है ये छत्तीसगढ़ है। हमेशा एक एक पॉइंट को जरूर याद करते जाएं। गंडक और कोसी जो नदी है ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है?
नेपाल है, इसका उद्गम स्थल जो है ये नेपाल है। नेपाल से निकलती है गंडक और कोसी। गंडक के बारे में एक चीज और जाने, ये यूपी और बिहार की सीमा भी बनाती है, ये सीमा भी बनाती है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी जो है यूपी और बिहार की सीमा भी बनाती है गंडक नदी। कोसी नदी हिमालय कह सकते हैं, नेपाल से निकलती है गंडक नदी भी। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। हर पॉइंट को आप देखते जाएं ध्यान से। 19वां नंबर जो सवाल है, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ स्थित है ये बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कौन ऐसा राज्य है जहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? तो ये बताना है, असम में ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, काजीरंगा असम। तो असम में एक और है नामेरी नाम का राष्ट्रीय पार्क है, तो ढेर सारा, तो नामेरी भी है, तो याद रखना है इस चीज को। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि असम में स्थित है। उसके बाद आगे देखेंगे, चलिए ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। देखिए हर प्रश्न को अगर आप समझ गए, तो आंसर आपका आसान हो जाएगा। यह डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, और यह जो लॉन्च किया गया था 1970 ईस्वी में लॉन्च किया गया था डेयरी विकास। हर प्रश्न को, हर जो चीज़ें हम यहाँ पे बताते जाते हैं आप जरूर नोट करते जाएं। अगला नंबर सवाल जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। ध्यान से देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में कुछ जानकारी आप हासिल कर लें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये सीवी रमन से संबंधित है, सीवी रमन से संबंधित है। अब क्यों संबंधित है इस चीज को भी आप जान लें। सीवी रमन 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन इफेक्ट की खोज किए थे। कौन चीज का खोज किए थे? रमन इफेक्ट की खोज किए थे, रमन इफेक्ट। ध्यान से देखें, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, और इसी के चलते फिजिक्स के क्षेत्र में, कौन चीज के क्षेत्र में? भौतिकी, जिसको हम लोग कहते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मान दिया गया था, नोबेल पुरस्कृत किया गया था नोबेल पुरस्कार से। और यह कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा चीज़ भी जान ले, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 ईस्वी, यानी कि इसी दिन 1928 ईस्वी में रमन इफेक्ट की खोज सीवी रमन के द्वारा किया गया था, और इसी के चलते इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1930 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी। अगला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे 22 नंबर। देखिए 22 नंबर कहता है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट, मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस, शहीद दिवस, 4 दिवस है यहाँ पे। तो बीटिंग द रिट्रीट क्या है ये आप जाने। तो बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत की अगर बात करें तो यह रॉबर्ट्स के द्वारा शुरू की गई थी 1950 ईस्वी में सबसे पहले। यह क्या है? जब गणतंत्र दिवस खत्म हो जाता है, यानी कि 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस खत्म होता है, इसके बाद आयोजित किया जाता है 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट मनाया जाता है 29 जनवरी को। और यह कौन मनाता है? रक्षा मंत्रालय मनाता है। ये कौन मनाता है? रक्षा मंत्रालय मनाता है। ध्यान दें, 29 जनवरी को रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह बीटिंग द रिट्रीट मनाया जाता है दिल्ली में, ठीक है। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? रॉबर्ट्स के द्वारा 1950 ईस्वी में। हालांकि बीटिंग द रिट्रीट जो है ये इंग्लैंड का एक पर्व है,
पर्व कह सकते हैं, सेना के द्वारा ये किया जाता है वहाँ, और इसी का अंत कह सकते हैं किया जाता है। अब आगे देखें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चंस आप देख लिए होंगे, कोर कंटिनेंट कंप्लीट क्रेडिट। तो सीबीएस मतलब होता क्या है, पहले ये देखें। सीबीएस, सी मतलब होता है कोर, बी मतलब होता है बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एस मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सीबीएस मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोर, ठीक है, कोर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये कोर है। अब आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल 24 नंबर। देखिए यहाँ पे गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता अभी हमने बताया था, गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था 1930, 31, 32, तो इसी के अंतर्गत गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी सन के बीच में। क्यों हुआ था ये बताना है। तो गांधी इरविन समझौता हालांकि हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक और चीज जाने, यह शुरुआत की गई थी 1930 ईस्वी में, ठीक है। यह किस लिए किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत किया गया था ये किस लिए किया गया था, तो नमक कानून जो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो नमक कानून लाया गया था, नमक कानून, इसके विरोध में, नमक कानून के विरोध में, नमक कानून के विरोध में लाया गया था 1930 ईस्वी में। ध्यान से देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को के विरोध में लाया गया था। तो जब लाया गया था तो आपको याद होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, ध्यान से पढ़ें, साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है, वहाँ से पैदल यात्रा किए थे और दांडी पहुँचे थे। साबरमती से दांडी, साबरमती जो कि अहमदाबाद में है से कहाँ पहुँचे थे, दांडी पहुँचे थे और वहाँ जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है, नमक कानून को तोड़ा था, कैसे, नमक बनाकर। तो साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे, पैदल चले थे 12 मार्च और पहुँचे थे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे थे, ठीक है, दांडी कब पहुँचे थे, तो 6 अप्रैल को पहुँचे थे। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी को बंद करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी और इरविन जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, उसके बीच में यह समझौता हुआ था। हालांकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसे चालू किया गया था। आगे चले हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है चौड़ी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। चौड़ी चौरा सबसे पहले समझें, चौड़ी चौरा आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप जाने, यूपी उत्तर प्रदेश में एक शहर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक शहर है गोरखपुर, जहां चौड़ी चौरा कांड हुआ था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे, असहयोग आंदोलन जब अपने पीक पर था, असहयोग आंदोलन जब अपने पीक पर था, तो उस समय गोरखपुर में एक घटना घटी थी। कब घटी थी, 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना घटी थी गोरखपुर में। हुआ क्या था कि भीड़ का एक समूह जो कि गोरखपुर थाने में एक थाना था, उसमें आग लगा दिया था। आग लगाने के बाद वहां में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे। कहाँ, गोरखपुर में एक थाने में।
5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी थी। और उसके बाद गोरखपुर कहाँ, गोरखपुर में ही है चौड़ी चौरा, जहाँ की एक थाना है चौड़ी चौरा में, जहाँ 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे 5 फरवरी 1922 ईस्वी, क्योंकि वहाँ पे आग लगा दिया गया था वीर के द्वारा। और तब असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी को बंद करना पड़ा। आनन फानन में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा चौड़ी चौरा के अंक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि चौड़ी चौरा कांड कहाँ है, तो गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में। और यह घटना कब घटी थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी। कितने पुलिसकर्मी जले थे, तो 22 पुलिसकर्मी जले थे। यह किस आंदोलन का हिस्सा है, तो असहयोग आंदोलन का हिस्सा है। असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया था, तो 12 फरवरी को बंद किया गया था। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था, तो चौड़ी चौरा कांड के चलते बंद किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। चलिए अगला नंबर सवाल है, देखिए यहाँ पे पढ़ें, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। अशोक के शिलालेख, देखिए अशोक 3 प्रकार के लेख लिखे थे। एक शिलालेख था, शिलालेख, फिर स्तंभ लेख, एक गुहा लेख। तो 3 तरह के ये लेख लिखे थे। तो शिलालेखों की जो संख्या थी वो 14 थी। शिलालेखों की जो संख्या थी वो 14 थी। और ये किस भाषा में लिखा गया था, तो अधिकतर ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किए थे। अशोक के द्वारा यह प्रयोग किया गया था ब्राह्मी लिपि। आगे देखें, क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब धनबाद हो जाएगा। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 28 नंबर सवाल है, देखिए 28 नंबर सवाल है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग, यहाँ ध्यान दें, सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। सैडलर आयोग शिक्षा में सुधार हेतु किया गया था। तो 1911, 17, 20, 22, तो ये सारी आंकड़े गलत हैं। 1917 ईस्वी का सही आंकड़ा हो जाएगा। शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयोग का यहाँ पे नियुक्त किया गया था 1917 ईस्वी में। आगे देखें, अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर जो सवाल है यहाँ पे देखें आगे, राजस्थान स्थित जावर की खानें, देखिए क्वेश्चंस ध्यान से समझें। जावर की खानें राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खानें ये सभी जानते हैं, ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत की जस्ता की सबसे बड़ी खान है, जावर खान है, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल 30 नंबर। यहाँ पे देखें 30 नंबर सवाल जो है, ग्रांड ट्रक रोड। तो ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह। तो ग्रांड ट्रक रोड जैसे ही नाम आता है तो शेरशाह का नाम आ जाता है। आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस जरूर करें। ये ना समझें कि ये आसान है इसलिए इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आसान सवाल का ही गलत जवाब दिया जाता है। कह सकते हैं गलती वहीं होती है जहां कॉन्फिडेंस हाई होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस को हाई रखें लेकिन कंट्रोल में रखें, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगले नंबर सवाल पे देखेंगे 31 नंबर सवाल। चलिए देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क, वायु, जल, रेल कौन सा परिवहन से संबंधित है, तो सड़क परिवहन से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आसान था इसलिए आगे चलते हैं। आसान प्रश्नों को पर डिस्कशन ज़्यादा हम नहीं करेंगे। आगे देखें, क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। गैर परंपरागत, तो परंपरागत में कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, सभी यूज करते हैं। लेकिन बायोगैस जो है ये जो है ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। बायोगैस में मीथेन गैस पाया जाता है, याद रखना है, मीथेन गैस, ठीक है। CH4 इसे कहा जाता है, CH4। मार्स गैस भी इसे बोला जाता है, ये भी याद रखें, ठीक है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका जो फॉर्मूला है रासायनिक, ये CH4 होता है। तो हर पॉइंट को आप नोट करते जाएं। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल। देखिए,
हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना का नाम कहता है। तो घराना कितने प्रकार के हैं? तो 7 प्रकार के घराना। ठीक है, घराना कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। इसमें देखिए 4 प्रकार के तो घराने यहीं पे हैं। उसके बाद एक आता है किराना घराना, 5 नंबर पे कह सकते हैं किराना। किराना है। उसके बाद एक आता है दिल्ली घराना भी आता है। उसके बाद एक और कोई खान है, अहमदिया खान या फिर किसी करके है। 7 प्रकार के ये प्राचीन घराना है, जिसमें सबसे प्राचीन की अगर बात करें, सर्वाधिक प्राचीन की बात करें तो ये ग्वालियर घराना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। आगे देखें, देखिए छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली कहाँ से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। लोक नृत्य आप जरूर याद रखें, ये पूछ सकते हैं। लोक नृत्य जरूर आप याद रखें। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एकदम फेमस है, ये जरूर याद रखें, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला सवाल है नंबर 35 नंबर सवाल। देखिए, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? सफेद बाघ की बात की जा रही है। भोपाल, जलगांव, रेवा, कोलकाता। तो सफेद बाघ जो सबसे पहले देखा गया था ये रेवा में देखा गया था। बाघ प्रोजेक्ट, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये 1973 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसे आप जरूर याद रखें, 1973 ईस्वी में ये टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, टाइगर प्रोजेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, लॉन्च किया गया था। इसे याद रखें। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल, मिशन इंद्रधनुष का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई है, नोट डाउन कर लें, ये आएगा ही आएगा। ये टीकाकरण से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष हर परीक्षा के लिए ये है। अगला देखें, अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल। 37 नंबर जो सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछ रहा है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, धर्मपाल। ये गुप्त वंश के शासक हैं, याद रखना है, ये गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक है, गुप्त वंश के शासक हैं, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो गुप्त वंश का ही था। वो कौन था? तो वो था स्कंदगुप्त। याद रखना है, स्कंदगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया था और सारी लाइब्रेरी में जितने भी पुस्तकें थी सभी में आग लगा दी गई थी। बख्तियार खिलजी के द्वारा ऐसा किया गया था। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी आप जानते होंगे, जो कि गुलाम वंश का था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। या कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। कौन? बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, समाप्त किया था, बर्बाद किया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। अब देखें आगे, अगला नंबर सवाल 37, उसके बाद देखेंगे 38 नंबर सवाल। चलिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? आसान है, देखिए ये सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए और इजी इसलिए। इजी तब बन जाता है जब आप जानते हैं, जब आप पढ़े होते हैं, जब आप प्रैक्टिस किए होते हैं, तो हर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगता है। और अगर आप प्रैक्टिस या पढ़े हुए नहीं हैं तो वो हर क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाता है। तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। छोटे छोटे प्रश्नों को, हल्के प्रश्नों को भी आप देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि वो और भी हल्का हो जाए। और हाँ दोस्तों, परीक्षा में एक चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें, कंट्रोल करें उसको, क्योंकि हर एक छोटा छोटा प्रश्न, हल्का प्रश्न ही गलती होता है। हार्ड प्रश्न गलती नहीं होते, क्योंकि वो जान रहे हैं गलती होंगे ही, क्योंकि वो तो हार्ड है। लेकिन जो हम जान रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में उसे गलत कर देते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं।
चलिए ये देखिए, बहुत आसान, बहुत हार्ड है, या कह सकते हैं बहुत हार्ड, बहुत आसान, एकदम इम्पोर्टेंट, सारे चीज़ों को अगर आप कहें तो सब चीज़ में ठीक है। पतन नगर, पतन नगर किसे बोला जाता है? पतन नगर, पतन नगर बोला जाता है, हम लोग कह सकते हैं एक ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज किया जाता है पानी, यानी कि बड़ा बड़े समुद्र में या फिर नदी में जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो किनारे में प्रयोग किया जाता है उसे पतन नगर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये चार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो लोथल था। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। पतन नगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से व्यापार किए जाते थे। लोथल नगर थ्रू कौन सी? जहाज के द्वारा या नाव के द्वारा। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे काली चूड़ी खोजे गए थे कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का मतलब होता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये सिंध नदी के किनारे है, सिंध में है, सिंध नदी के किनारे है, याद रखना है। सिंध नदी के किनारे है, कहाँ? पाकिस्तान में है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921-22 में ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। 1921-20 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, हड़प्पा की खोज की गई थी। हर चीज़ को आप समझें। देखिए, चीज़ें तब आसान हो जाती है जब आप प्रैक्टिस किए होते हैं या फिर पढ़े हुए होते हैं, तभी चीज़ें आसान लगने लगती है। इससे पहले हर एक क्वेश्चंस कठिन होते हैं, चाहे आपकी नज़र में हार्ड है, अगले के नज़र में वो हल्का होता है, क्योंकि वो पढ़े होते हैं। जब आप पढ़े होते हैं, जब आप जानते हैं उस चीज़ को, तब वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। इसलिए आसान शब्द पे ध्यान ना दें, अब प्रैक्टिस पे ध्यान दें। इटली के एकीकरण का पैगंबर, देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण का पैगंबर मैनुअल मैजनी गैरिबाल्डी, तो ये हो जाएगा मैजनी, इसका सही जवाब हो जाएगा मैजनी। देखिए क्वेश्चन उलट पुलट के भी दे सकता है। इटली के एकीकरण में किसने अहम भूमिका निभाई? इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पिता किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। ये नहीं कि इस तरह पैगंबर हमको बताए हैं तो मैजनी होगा, और पैगंबर अगर नहीं बताए हैं, पिता पूछ दिया या फिर जन्मदाता पूछ दिया तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है प्रश्नों का। 41 नंबर देखें प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न है, पायरोमीटर निम्नलिखित में किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर का प्रयोग किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है। पायरोमीटर, तो आपका सही जवाब उच्च ताप हो जाएगा। घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। जबकि अगर आर्द्रता की बात करें तो इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। नोट डाउन करते जाए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से इसे मापा जाता है। ठीक है, तो चारों को याद रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है, घनत्व को हाइड्रोमीटर, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 42 नंबर सवाल, 42 नंबर सवाल कहता है रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध के बारे में बताना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, चार ऑप्शन हैं आपके। तो रिहंद बांध जो बनाया गया है ये है उत्तर प्रदेश में। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 43 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए, संवैधानिक सभा की स्थापना, संवैधानिक यानी कि संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, इनमें से कोई नहीं।
क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 ईस्वी में आया था, मार्च 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। दूसरा है माउंटबेटन योजना। देखिए माउंटबेटन योजना ये आज़ादी के लिए आया था 1947 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना ये 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना जो था ये 1946 ईस्वी में आया था और संविधान सभा की जो स्थापना किया गया था ये कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है 1946 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर सवाल पे 44 नंबर सवाल देखिए। 44 नंबर सवाल, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो एक एक चीज़ों को आप यहाँ पे समझें। पंचायती राज प्रणाली जो लागू की गई थी सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। 2 अक्टूबर को लागू की गई थी। 1959 ईस्वी को लागू की गई थी। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उन्हीं के द्वारा ये राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। लेकिन इसको कानूनी रूप दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी मान्यता दिया गया था 1992 में। और लागू किया गया था कब से, ये भी आप याद रख लें। इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। ठीक है, और जब लागू किया गया था तो सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये राज्य था आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया था। और एक चीज़ और यहाँ पे होता है कि पंचायती राज दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये भी आप नोट कर लें, ये 2010 से मनाया जाता है। ठीक है, 2010 से मनाया जाता है। तो हर चीज़ को आप याद रखें, एक एक चीज़ों को। तो पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो नागौर के राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके बाद इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। जब लागू किया गया था तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 24 अप्रैल जो कि लागू दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह कब से शुरुआत किया गया था पंचायती राज दिवस मनाने की? तो 2010 से। तो इसे भी आप याद रखें। अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर सवाल। देखिए त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आसान है, त्रिपिटक ये बौद्धों से संबंधित है। अगला नंबर सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? गीता रहस्य तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो डिस्कवरी इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। लाला लाजपत राय की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखी पुस्तक है। और भी ढेर सारे पुस्तक के रचना किए हैं लोग। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य की रचना की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि की रचना की गई है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1913 ईस्वी में। तो हर चीज़ों को आप याद करते जाएं। गीतांजलि के लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें। चलिए 46 नंबर सवाल हो गया। अब 47 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, 47 नंबर सवाल। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए।
स्वराज शब्द का। उसके बाद इसका प्रयोग बहुतों बार किया गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा भी किया गया है। आगे 48 नंबर सवाल देखें। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? कंट्रोल जो होता है शरीर का तापक्रम ये हाइपोथैलेमस में होता है। अगला नंबर सवाल देखेंगे 49 नंबर सवाल। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको भले आसान लगता हो क्योंकि आप जानते होंगे बिहार का राजकीय भाषा हिंदी या उर्दू, आसान है। आज का अंतिम सवाल देख लें। आज का अंतिम सवाल यहाँ पे बिहार का राजकीय वृक्ष की बात हो रही है तो पीपल है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इससे संबंधित जो भी तैयारी से संबंधित जो भी यहाँ पे डाले जाएंगे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।